और यहाँ से इतना लंबा जो रोड की बात कर रहा था पानी लग रहा है, तो ये एक्चुअल में ये हमारा ये है और उसके बराबर में है। तो ये ऐसे ही जो है ना कि डाउन है 6-7 इंच। चलो ठीक है। ये यहाँ पे कोने पर देखेंगे आपको तो आपको मिल जाएगा। तो ये चलो चलो आगे चलो आगे। इधर जाए उधर जाए सब जगह एक जैसी ही है। ये पानी जाने वाली नहीं, सीवर वाली पाइप की प्रॉब्लम है। अभी भी सब पानी ये ना ऑफ कोर्स मैम। ये ऊपर वाले फ्लोर में रह रहे हैं, पानी उन्हीं का गिर रहा है, उनका सीवर ब्लॉक है, इस वजह से सारा पानी हो रहा है। कंप्लेंट में सिर्फ यही है कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, कोई रिसीविंग नहीं मिलती। आगे आइए और दिखाते हैं। ये टॉयलेट का पानी है, लैटरिन का सारा गंदा पानी गिर रहा है। ये सारा अब इसमें क्या लेना सकता है? ये सारा गंदा पानी है। जो ये सारा गंदा पानी लेटरिन का पानी पूरे रूम में जा रहा है, वो कहता है लेटरिन नहीं आ रहा, क्या चलेगा? चालू कर देंगे और प्लास्टिक और भाई जी करी नहीं मैंने आपके भाई की कंप्लेंट उसके बारे डाउन
देखेंगे, साफ देखेंगे। ये रहा भैया। मसाला भरा पड़ा है। फिर भी आप इसमें कोई सीवर का सब हाल ही है। क्या कुछ है इसमें? ऐसे सारे ढक्कन उठाए जाए तो ऐसे सीवर आप पाएंगे। और ये बढ़ जाओ। ऐसे ब्लॉक दे देना। ये इलेक्ट्रिक वाली पाइप कर लीजिए इधर। पीछे आ जाइए कितनी बार तक ये सारा इसमें मसाला ईट मीट भरी पड़ी है। ये पूरी जो ना टॉयलेट की पानी जो है ना टपकती है ये। और लगभग कम से कम 100 कंप्लेन मैंने किया है। रोड सबसे डाउन है ये देखिए। ये लीकेज है। अभी पानी चलवाइएगा, ये पूरा भर जाएगा, यहाँ पे तालाब हो जाएगी। ना विश्वास तो पानी चालू करके देख लीजिए। ये करते करते आज कितने दिन से कर रहे हैं, ये काम इनका होता ही नहीं है। कर करके थक गए सर। ये तारीख नहीं बताएंगे। एक सेकंड भाई साहब। ऊपर वाले इतना परेशान होते हैं पानी के लिए, चौथी मंजिल पर कैसे पानी का चढ़ा रहता है। शीशा इतना टूटा है तो मीट लगा लीजिए, घर तो बनवाना है। पानी का ट्यूबर में लगी है। ये पूरा जितना डैमेज है ये बाथरूम ऊपर ही ब्लॉक आपका 35 है। ढक्कन भी रखा हुआ है सर, इस पे रखा हुआ है। इसका बेस ही नहीं बना हुआ है सर। यहाँ ढक्कन रखाया कहाँ पे? ये फिटनेस सर्टिफिकेट इन्होंने अलॉट दे दी है सबको। अब देखिए कि कैसा फिटनेस है। कह रहे कि करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। इधर राइट में इधर तो अलाइनमेंट ही नहीं। ये देखिए, ये तरीका है लगाने का। अब बताइए सीलिंग कैसे नहीं आएगी प्लास्टिक के लोहे की? उस तरफ का अगर ऐसे पाइप लगेंगे तो लीकेज नहीं होगा तो क्या होगा? ये पाइप लगाने का तरीका है और फिर कहते हैं कि हमने सही लगाया है। ये लीकेज है। फॉर्मेलिटी वाला सारा काम हो रखा है यहाँ पर कि हमने काम करवा दिया है। कितने गंदे तरीके से पाइप लगाया हुआ है। ले लिया। पाइप देखिए कैसे खुला गया है। अंकित जी, अरे नहीं सर, ये एक्चुअल में कई कट पीस लगाया हुआ है दोनों को ज्वाइन करने के लिए, और उस पर भी कोई गम नहीं, कोई कुछ नहीं है। अभी इस जगह नहीं आए वो। ये होता निरीक्षण। हाँ, ये यहाँ पे पाइपें जोड़े सब पाइप एक सेकंड एक मिनट। देखो ऐसा पाइप लगाएगा, गाड़ी भी चलेगा, कहाँ जाएगा? देखो ना, चिपकाया हुआ देखो। पूरा सीवर भरा हुआ है, पाइप लाके बस छोड़ दिया गया है। और इसके अंदर अगर आप दिखाऊं तो कीड़े पड़े हुए हैं,
अगर ढंग से देखें तो इसमें कीड़े भी पड़े हुए हैं। वो कीड़े के बाद छोड़िए, कनेक्शन ही नहीं है। कीड़े कैसे यार, बीमारी नहीं फैलेगी? यहाँ कनेक्शन ही नहीं है सिर्फ सिर्फ अंदर से निकाल दिया बस हो गया। कट जाएगा। क्या बात है, पतंग भी लूट लिया आपने चलते चलते? आई आई मोड़ लेते हैं इधर से दिखवा लेते हैं। बस चलने दो उन्हें भी, बिल्कुल चिपक चिपक के चलो। ये वायरिंग करेंगे। सर इधर देखिए, ये झड़ गया, बिल्कुल बिल्कुल झड़ गया, नीचे से ऊपर झड़ ही गया। ऐसा अलाइनमेंट कराओ। आज यहाँ पे खोड़ी गांव के जो लोगों को फ्लैट अलॉट किया गया था और बहुत सारे लोगों को फ्लैट अलॉट नहीं किया गया है, लगभग 90% लोगों को अलॉटमेंट अभी नहीं हुई। जिनको अलॉटमेंट हुई है उनके साथ भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनको लेकर आज यहाँ पे जन सुनवाई रखा गया था। तो क्या रिजल्ट रहा, किस तरीके से लोगों ने अपनी समस्या रखी और क्या क्या बातें आप लोगों के सामने आई, इसके बारे में? देखिए, यहाँ पर जो आज जन सुनवाई हुई उसमें बहुत गंभीर मुद्दे उठकर आए हैं। हमारा अगर हम देखें, संविधान हमें गारंटी करता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, मतलब हम जीने का अधिकार है हमें, और वो डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। लोगों ने जो अपनी बात बताई कि किस तरीके से खोड़ी गांव से उन्हें उनके घरों से उखाड़ा गया, कोविड के समय पर बुरी तरह से बुलडोज़र लाकर घर तोड़े गए, और फिर जो अभी रिहैबिलिटेट करने के लिए कुछ 100 परिवारों को लाया गया है, उनकी भी इतनी समस्याएं आ रही हैं। वो आज देखकर, मतलब हम कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, और हम अपने संविधान को याद करते हैं, हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। तो सुनकर आज ये लगा कि ये समस्याओं का अगर हम समाधान नहीं ढूंढते तो हम किस आज़ादी की बात करते हैं। समस्याएं बहुत तरीके की आई। पीने का पानी लोगों ने बताया कि उनके पास है नहीं। अब आप ये सोचिए कि किस तरीके से इंसान जी सकता है, परिवार कैसे जी सकते हैं, उनके बच्चों पर क्या बीतती होगी अगर पीने का पानी उनके घर तक नहीं आ रहा। उसी तरह से लोगों ने बताया कि जो पानी आता है बहुत कम टाइम पर आता है, जब मोटर चलती है केवल तभी आता है, और वो भी बहुत ही ख़राब पानी लोगों के पास आ रहा है घरों में। जो सीवेज की प्रॉब्लम है वो उससे भी गंभीर समझ में आई है, क्योंकि उनके जो सीवेज लाइंस हैं कई जगह पर लोगों ने कहा कि वो दिख ही नहीं रही है, शायद है ही नहीं, बनी ही नहीं हुई है। जो JEI सरकार की ओर से पब्लिक हियरिंग में उन्होंने कहा कि है सीवेज लाइंस, लेकिन इतने पुराने घर हैं और यहाँ पर सही से मेंटेनेंस भी नहीं हुआ है बहुत सालों से, जब से घर बने हैं। तो सीवेज लाइन का मैप क्या है नहीं मालूम है, कहाँ पर सीवेज लाइन है नहीं मालूम है। तो ऐसे में लोग लाइफ ऑफ डिग्निटी नहीं जी सकते। और सीपेज की बात, क्योंकि पाइपें पुरानी है, जंग लगा है, टूटी हैं, जगह जगह पर वहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं, तो लोगों के घर में सीपेज आई हुई है, पानी बह रहा है घरों में। तो ये भी एक बड़ी समस्या लोगों ने बताई। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की समस्याएं आज अगर हम कहते हैं कि 76 साल से ज़्यादा हो गए हमें अब आज़ाद हुए देश को, ऐसे में जब लोगों ने अपने घर इतनी मेहनत से बनाए, उन्हें तोड़ा गया और फिर उन्हें रिहैबिलिटेट किया जाता है, तो ये किसी भी सरकार का दायित्व बनता है कि लोगों को सही से सुविधा मिले। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लोगों के तंत्र की बात करते हैं, तो लोगों ने पैसे
पैसे देकर घर खरीदे तो उनको लैंड के कुछ कागज़ भी दिए गए। वहाँ पर कहा गया अब कि ये फॉरेस्ट लैंड है, ये तो वन ज़मीन है, तो वहाँ पर कैसे घर काटने की इजाज़त मिली? कौन वो जो फॉरेस्ट अधिकारी थे, जो सरकारी अधिकारी थे, उनकी कनाइवेंस के बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता। आप और हम जाएं तो हम क्या कहीं पे भी फॉरेस्ट लैंड में काट के वहाँ पर अपने घर बना सकते हैं या बेच सकते हैं किसी को? तो वो उन लोगों के ऊपर मेरे ख्याल से जब तक जवाबदेही नहीं होगी, जिस तरीके से अभी इन सभी लोगों का जिन्होंने जन सुनवाई में हिस्सा लिया, वहाँ पर बात रखी, जैसे उनके साथ होता आ रहा है, ये ऐसे ही अंधाधुंध चलता रहेगा। क्योंकि जब तक जवाबदेही नहीं होगी, भ्रष्टाचार पर रोक नहीं होगी, तब तक इस तरीके की वारदात होती रहेगी। और जो एक गरीब इंसान है, जो अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगा रहे हैं घर बनाने में, उनके ऊपर जुर्माना लगता रहेगा, उनकी ज़िंदगियाँ और उनके परिवारों की ज़िंदगियाँ बेकार होती हैं। आज जो भी समस्या जन सुनवाई में आई, किस तरीके से इनका समाधान निकालने की कोशिश करेंगी? क्या इसका समाधान हो सकता है? क्या कोशिश रहेगी आपकी? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील है, वो भी आए, उन्होंने भी बातें सुनी जो तमाम हो रही थी। संजय पारिक जी हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इस पूरे मुद्दे को उच्चतम न्यायालय में। इसका मुझे लगता है कि समाधान उच्चतम न्यायालय से तक का भी दरवाज़ा खटखटा कर आना पड़ेगा और साथ ही में लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम देख रहे हैं कि केवल घर की ही समस्या नहीं है, और अभी तो सबसे बड़ी जो एक समस्या आई, लोगों ने कहा कि तमाम ऐसे परिवार हैं जिन्हें रिहैबिलिटेट ही नहीं किया गया, जिन्हें कोई नई जगह अलग घर दिया ही नहीं गया, इसलिए कि उनके पास दस्तावेज़ कौन सी स्टेट के हैं, सही स्टेट के नहीं हैं, उनके साथ जो गड़बड़ियाँ की गई उसके कारण उन्हें घर तक नहीं मिला अभी तक। बच्चे आए जिन्होंने जो कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उन्होंने बताया कि हम 18 साल से ऊपर हैं लेकिन हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारी पढ़ाई पे किस तरह से इस पूरी चीज़ का कुप्रभाव पड़ रहा है। तो ये आवाज़ उठानी भी पड़ेगी, प्रशासन के साथ भी उठानी पड़ेगी और कोर्ट में भी उठानी पड़ेगी। खोड़ी गांव में 10,000 से ज़्यादा परिवार बसे हुए थे, मगर MCF के सर्वे के द्वारा कहा गया कि 6,500 परिवार का इन्होंने आकलन किया कि 6,500 परिवार लगभग वहाँ पे मौजूद थे। तो मगर इन 6,500 परिवारों को अभी तक रिएक्टेट नहीं किया गया। क्या लगता है कि इन सभी लोगों को इनका घर मिल पाएगा? जो वहाँ से इनको उजाड़ दिया गया तो इनको लगता है कि इनका अपना आशियाना मिल पाएगा, या फिर केवल दस्तावेजों में ही ये सारी बातें दबी रह जाएंगी? देखिए, जहाँ से भी घरों को उजाड़ा जाता है, परिवारों की हालात जो होते हैं हम सब जानते हैं, दशकों से देख रहे हैं कि क्या होता है जब लोगों के बसे बसाए घरों को उजाड़ा जाता है। उसमें से कुछ लोगों को जब कहीं और बसाया भी जाता है, उन्हें किस तरीके के घर मिल रहे हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, वो तो आज की पब्लिक हियरिंग में सामने आ ही गया। पर ऐसे तमाम लोग, अगर कहें कि 10,000 लोग परिवार थे या 6,000 कुछ परिवारों का आकलन हुआ, उन सब बाकी परिवारों को तो कहीं पर सरकार रिहैबिलिटेट भी नहीं कर रही, घर भी नहीं दे रही कि कहीं पे तोड़ा है तो वहाँ जाकर वो रह सके। और जो सबसे हाशिए पे जो अंत गरीब है घर भी, वो कहाँ जाएंगे? मोस्टली हम देखते हैं कि उनके पास किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं हो पाता है। तो ये एक जो कहानी है घरों को उजाड़े जाने की, ये तो हमारे देश में बहुत ही चिंता की बात है और यहाँ पर भी दिख रही है साफ रूप से। क्या लगता है कि इन परिवारों को जो 6,500 का आकलन है, उनको कब तक उनकी आवाज़ मिल पाएगा? कब तक उन लोगों को, अभी जैसा कि पता चला कि कुछ लोगों के लिए लकी ड्रॉ निकाला गया है, मगर इसमें भी अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, इन लोगों को समय पे जो अलॉटमेंट होना चाहिए वो करते नहीं हैं। तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई संज्ञान लेकर के इस मामले को जल्दी निपटाने की कोशिश करेगा? हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उच्चतम न्यायालय इसका संज्ञान लिए हुए है कि कुछ ना कुछ वहाँ से न्याय ज़रूर मिलेगा और उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। तो हम बिल्कुल नहीं, मैं ये मानूंगी कि कुछ नहीं होगा। लोगों के इतना पुरुषार्थ है, इतना लोग मेहनत करते हैं, तो ज़रूर कुछ इसमें से असर निकलेगा, लेकिन संघर्ष जारी रहना होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, कोर्टों के अंदर भी और बाहर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हरियाणा सरकार और MCF जो है इस पे कहीं ना कहीं कार्रवाई में बहुत सुस्ती दिखाती है, तो क्या वजह है इस कार्रवाई में सुस्ती का? देखिए,
सरकारें जो है जब सुस्ती दिखाती हैं तो केवल कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और लोग ही उनके ऊपर दबाव बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि सरकारें, चाहे वो हरियाणा की हो चाहे दिल्ली की हो, वो इसके ऊपर एक रवैया अपनाए हुए हैं जो कि जिस तरीके का हम देखना चाहते हैं वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं कि अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना अंदाज, लोगों से बात करने का, लोग जाते हैं तो उनसे वो सही से बात भी नहीं करते हैं। बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आई थी कि सीधे मुंह से उनसे बात भी नहीं किया जाता। एक तो वो पहले से परेशान है, उनकी घर छीन लिए गए हैं, उसके बाद घर की बात अगर होती है तो उनको बहुत बेतरीके से उनको वहाँ से मिसबिहेव करके उनके साथ उनको भगा दिया जाता है। तो अधिकारियों का इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना रवैया कहाँ तक सही है जनता के साथ? बिल्कुल सही नहीं है। लोकतंत्र में इसका कोई मतलब ही नहीं है कि इस तरीके से रवैया हो। एक तो लोगों के घर टूटे हैं, वो परेशान हैं, उनके साथ जो पूरी सही तरीके से डील होने की ज़रूरत है, उनकी जो अधिकार है उन्हें दिलाने की ज़रूरत है। मैंने तो अपनी बात ही ये कह के शुरू करी कि संविधान में जो आर्टिकल 21 है हमारा, जिसके हम कहते हैं कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात है, तो हमारा तो ये संवैधानिक अधिकार है। और ऐसे में अगर कोई अधिकारी सही से व्यवहार नहीं करते, काम नहीं करते, तो उनके खिलाफ शिकायत भी होनी चाहिए और शिकायत पे कार्रवाई भी होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट तक भी वो बात जानी चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट में आप खोड़ी गांव का मामला देख रहे हैं। ये पूरी जो कॉलोनी जहां अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे खोड़ी गांव से जो लोग उखाड़े गए थे उनको यहाँ पे धीरे धीरे बसाया जा रहा है। तो क्या लगता है कि अभी तक मात्र 10% या 15% कह सकते हैं कि लोगों को बसाया गया है, बाकी लोगों को अभी तक उनका आशियाना नहीं मिल पाया है? देखिए, दो समस्याएं यहाँ पर हैं। एक तो ये कि जितने लोग वहाँ से उजाड़े गए थे उन सारे लोगों को यहाँ बसाना था, लेकिन उनमें से मुझे लगता है कि 20% या 25% लोग हैं जिन लोगों को यहाँ पर फ्लैट दिए। तो सबसे पहली बात यह है कि पुनर्वास की बात तो पुनर्वास की बात पूरी नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कहीं पर भी व्यक्ति रहेगा तो उसको 2-3 चीज़ें जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, एम्यूनिटीज़ हैं, वो बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे पीने का पानी ज़रूरी है। दूसरा ये कि उनको जो पानी चाहिए बाथरूम के अंदर या सीवरेज जिसको बोलते हैं, वो जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो बहुत आवश्यक होती हैं। बिजली की एक बात तीसरी होती है। बिजली के यहाँ इन्होंने खंभे लगाए, लेकिन जगह जगह पर मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर तार जो है वो ठीक तरीके से जोड़े नहीं गए और इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है। पीने की जो पानी की समस्या है वो तो सभी लोगों ने मान लिया है। पीने का तो पानी उपलब्ध है ही नहीं, लोग पीने का पानी बाज़ार से खरीद के लाते हैं। और दूसरा जो मैंने बताया सीवरेज का, उसके सारे फोटोग्राफ्स हमने लिए हैं। इन फोटोग्राफ से साफ मालूम पड़ता है कि ये जो जितने पाइपलाइन है उनकी पुरानी है, ये चौक है, इसमें लीकेज होती है। और घर घर के अंदर हमने देखा कि ये सीवरेज की वजह से ये पानी सब जगह फैला हुआ है। जो आप ये जो समस्या है जब तक ठीक नहीं होती, हम कैसे कह सकते हैं कि रहने लायक है। और उन्होंने अपना एक एफिडेविट फाइल कर दिया है कि ये रहने योग्य जगह है, यहाँ लोग रह सकते हैं। तो बिना पानी के, बिना सीवरेज वगैरह की फैसिलिटीज़ के, ड्रेनेज के प्रॉपर, तो व्यक्ति कैसे रह सकता है यहाँ? ये सबसे पहले क्या लगता है अब आगे इस पर क्या कार्रवाई होगी? आज जन सुनवाई में बहुत सारी चीज़ें सामने आई, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी। देखने के बाद क्या लगता है इस पर कुछ कार्रवाई आगे होगी? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि अगर गवर्नमेंट अपने में ऑनेस्ट हो और जो एफिडेविट फाइल कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स वगैरह, ये कहते हैं कि ये समस्या यहाँ पर बरकरार है, तो इसको ठीक करने में हमें कुछ समय लगेगा। ये तो हुआ बिल्कुल सच्चाई से किसी बात नहीं। दूसरा ये कि अगर आप कोर्ट के अंदर बोलें कि गलत है और हमें बताएंगे आप कि ये जो उन्होंने बोला है ये ठीक नहीं बोला है अपने एफिडेविट के अंदर, तो फिर जो भी यहाँ दूसरी कोई टीम आएगी वो देखेगी और बताएगी ये समस्या अभी भी बरकरार है, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई डायरेक्शन देगा। लेकिन अच्छा यही होता है कि इन चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट कब तक मॉनिटर करेगा? गवर्नमेंट को अपने आप इन लोगों की समस्याओं को देख करके ठीक करना चाहिए। लेकिन अगर ये अपनी बात नहीं मान रहे तो सुप्रीम कोर्ट को जो भी कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। जो अधिकारी गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। अगर वो पाएंगे, एक अगर कमेटी तय उन्होंने अपॉइंट करी और उस कमेटी ने बोला कि इन्होंने जो अपना एफिडेविट फाइल किया है कि हैबिटेबल है, रहने योग्य है, अगर ये गलत पाया गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करना चाहिए। तो क्या मैसेज रहेगा आपका इस जन सुनवाई के बाद? जन सुनवाई के बाद मैसेज ये है
कि सरकार को बात तो करती है कि गरीबों की और उनको बसाने वाली, लेकिन गरीबों को बसाने के लिए जो सुविधाएं उनको देनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं कि खाना ठीक तरीके से बना पाए, वो उनको नहाने के लिए हो, शौच जाने के लिए कोई जगह हो, पीने के लिए पानी हो, ये सुविधाएं भी अगर उनको उपलब्ध करा दें, सब तो थोड़ी देनी चाहिए सबको, इतनी भी करा दें तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी भी लोगों को यहाँ इस शहर के अंदर, हरियाणा की जिसकी बात करते हैं, दिल्ली में भी हम कई जगह बोलते हैं, ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो सरकार का ये कहना है कि हम गरीबों की बात सुन रहे हैं और गरीबों के लिए कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर आप धरातल पर देखें तो वो सत्य नहीं मालूम करता। हरियाणा ये जो फरीदाबाद गांव जो जगह है ये स्मार्ट सिटी में आता है, तो कहाँ तक लगता है कि ये स्मार्ट सिटी आप कहलाने लायक है? आपने भी इसको देखा मेरे साथ साथ में, आपने भी बहुत सारे फोटो लिए, आप खुद बता सकते हैं कितना स्मार्ट है। ये बोलने में स्मार्ट नजर आता है, लोग बोलते हैं स्मार्ट है, लेकिन कहीं इसमें स्मार्टनेस नजर नहीं आती है। गंदगी के कई बार मामले में ऐसा होता है कि अगर आप कहें कि किसी गांव में आप चले जाएं जहाँ पर अगर मान लो स्वच्छता हो, सफाई हो, वहाँ रहने में आदमी को ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ आकर के तो ऐसा लगता है इतनी गंदगी के अंदर रहने के बाद में कि आदमी यहाँ से भागे, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं। कारण उसका यही कि एक बार ये अच्छी तरह अगर हो जाए, साफ़ सुथरा अच्छा हो जाए, तो लोग यहाँ आना भी ज़्यादा शुरू करते हैं। ठीक है सर।